हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं मोहम्मद आज़म स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ रीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम यहां पर आर ओ के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लासेस कर रहे हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की हमारी क्लासेस होती हैं। नए पुराने सभी प्रश्नों को हम टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पर पढ़ते हैं। कल हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी। भारतीय जो संघीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति को हमने कल पढ़ा था। कल हमारा कार्यपालिका का पहला टॉपिक था राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति समाहित है। ठीक है, कल हमारी क्लास हो चुकी थी। आज हम प्रश्नों से सीधे अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमने प्रावधान हैं कल पढ़ लिए थे। राष्ट्रपति की शक्तियां, निर्वाचन से संबंधित योग्यताएं, पद की शर्तों से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं, उनकी पावर्स क्या क्या हैं, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यकारी न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वीटो से संबंधित राष्ट्रपति के क्या क्या प्रावधान है वो भी हमने पढ़ा था। और भारत के अब तक के जितने राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इन सबको हमने अच्छे से जान लिया था। आज अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, निम्न कथनों में से हमें करेक्ट का चयन करना है। रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन है हमारा, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जब हमने निर्वाचन की रीति पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है और एकल शंखमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था कि एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन होते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और तीसरा यहाँ पर जो मूल संविधान में शामिल नहीं था, दिल्ली और पांडिचेरी, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी यहाँ पर शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। तीसरा स्टेटमेंट है यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। फोर्थ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा कथन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले में लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से और तीसरे में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो हमें पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो पहला और तीसरा इन दोनों की स्थिति क्लियर हो गई है। दूसरा है, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है क्योंकि संसद के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो पहला और दूसरा सही हो गया है। अब बात कर लेते हैं चौथे स्टेटमेंट की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो राज्य की जो विधान परिषद होती हैं उनके सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर यह भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 हमारा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारा 1, 2 एंड 4 है, तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 54 के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 52 के बाद हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा था। 53 में क्या होता है, संघ का कार्यपालक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मंडलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह जाननी जरूरी है कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है वो 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उनको शामिल कर लिया गया है। मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, बाद में इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति के अंगरक्षक क्या हैं?
राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनके बॉडीगार्ड कौन होते हैं, कौन सी वो ग्रुप होते हैं, कौन सी सेना के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति सचिवालय के नियंत्रणाधीन पुलिस बल, संसदीय बल, दिल्ली पुलिस की एक यूनिट, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल नया प्रश्न है, अभी तक हमने इस तरह का कोई प्रश्न देखा नहीं था, ऐसा प्रश्न आने की भी संभावना रहती है। तो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, इन तीनों में से कोई नहीं है, डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सेना का एक विशेष ग्रुप होता है राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगा हुआ होता है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, वो सभी राष्ट्रपति की सेवा में, राष्ट्रपति की सुरक्षा में कार्यरत रहते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर था। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना के एलिट हाउसहोल्ड कैवलरी रेजिमेंट, तो कौन सी रेजिमेंट होती है, एलाइट हाउसहोल्ड कैवलरी रेजिमेंट होती है, उसके सभी सदस्य जो होते हैं, उसी के सदस्य राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर 1973 से सक्रिय हैं। ठीक है, 1973 से यहाँ पर सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल की यहाँ पर बात हो रही है, पहला क्वेश्चन भी हमारा इसी से संबंधित था। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों के बारे में यहाँ ऑलरेडी प्रश्न में लिखा हुआ था। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा, अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट भी है, एनसीटी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 यहाँ पर सी है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेनेशन वही होगी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, संघ की कार्यपालक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संसद विधि द्वारा भारत के राष्ट्रपति से इतर प्राधिकरणों को प्राकार्य प्रदान कर सकती है। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा भी अधिकारियों को कुछ कुछ कार्य सौंप सकती है। जैसे कौन कौन अधिकारी, महान्यायवादी हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो सकते हैं। इनके अलावा भी किन्हीं कुछ अधिकारियों को संसद क्या कर सकती है, जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट भी सही होगा। तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को। ठीक है, हमने निर्वाचक मंडल में ये पढ़ा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सभी सदस्यों की, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, और सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों से मिलकर, तो सभी राज्य विधानमंडलों के बारे में भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी सदस्यों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक ही कथन में दो बातें गलत लिखी हुई हैं, तो यही हमारा सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन का ही चयन करना था। डी को देख लेते हैं, डी क्या है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुकने पर उस पद पर दूसरी पदावधि हेतु निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ठीक है, तो हमने कल आर्टिकल्स पढ़े थे राष्ट्रपति से संबंधित, उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने के लिए जो है उनको अधिकार है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। पांचवा हमारा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य,
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, संघ मंत्री परिषद। ठीक है, क्या संघ मंत्री परिषद की निर्वाचक मंडल में बात है? संघ मंत्री परिषद की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक मंत्री परिषद में संसद के मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो संसद सदस्य हैं ही नहीं, क्योंकि 6 महीने की यहाँ पर छूट होती है। किसी भी मंत्री को मंत्री पद धारण करने से 6 महीने की छूट होती है कि वह मंत्री पद धारण करने के बाद 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो किसी तरीके से। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा गलत होगा, 1 और 2 हमारा सही है, तो उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2। अगले सवाल पर चलते हैं, सी इसका यहां पर सही उत्तर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ पर प्रश्न की भाषा बदल दी गई है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया गया है प्रश्न पूछने का। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यहाँ पर यह भी बिल्कुल ठीक है। राज्यों की विधान परिषदों के सभी सदस्य ये नहीं होते हैं, राज्य की विधान परिषदों के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो सही तो हमारा है 1 और 2 एंड गलत है हमारा तीसरा स्टेटमेंट। और हमें पूछा था गलत, जो शामिल नहीं है उनको ही पूछा था, तो तीसरा यहाँ पर सी, केवल 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां हमारा सवाल है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, क्योंकि मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल होने का अधिकार नहीं था। 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनको शामिल कर लिया गया है। तो उत्तर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली और पांडिचेरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम? 70वां। यह हुआ कब था? 1992 की। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैचिंग के लिए प्रश्न आ सकता है कि 70वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 42वां कब हुआ, 44वां कब हुआ। ठीक है, 72वां कब हुआ, 73वां कब हुआ। इन संवैधानिक संशोधनों को, जो इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन हो हैं, उनको मैच करने के लिए यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1992 में यह हुआ था। यूपीपीएससी RO प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो पूरी संभावना है कि इस तरह का प्रश्न कालांतर में भी या आने वाली हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का हमारा सवाल है। ठीक है, कथन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कारण है। कारण क्या है? एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? और कारण जो है व्याख्या कर रहा है कथन की, तो ए यहाँ पर, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 9वां हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? ठीक है, केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष होती है और गुप्त मतदान के द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है 10वां। ठीक है, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? कल जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ये निर्वाचक मंडल के ही सदस्य हो सकते हैं, तो अर्थात ये कौन हो सकते हैं? ये एमपी हो सकते हैं, निर्वाचित और निर्वाचित एमएलएज हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है कि राष्ट्रपति को
15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करानी पड़ती है। अगर 1/6 वोट अगर कोई उम्मीदवार है ना, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपए यहाँ पर रिजर्व बैंक में आरबीआई में जमा करने होते हैं। ठीक है, अगर 1/6 वोट अगर नहीं मिलते हैं उनको, तो उनकी ये जमानत राशि क्या होती है, ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, 50-50 है ना, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 50-50। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वें सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, जब हमने राष्ट्रपति को हटाने की बात करी थी तो आर्टिकल 61 में ये लिखा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 61 में। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर है, आर्टिकल 61 में है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था महाभियोग कहाँ लाया जाता है, किस सदन में लाया जा सकता है और क्या इससे संबंधित बातें हैं। महाभियोग लाने से पूर्व 14 दिन की जो है पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, और संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य महाभियोग में पार्टिसिपेट करने के लिए अधिकृत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है हमारा, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग होता है लेकिन उसके महाभियोग का हिस्सा नहीं होता है। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित, वो यहाँ पर निर्वाचक गण के सदस्य भी होते हैं और महाभियोग में भी भाग लेते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के भी होते हैं। राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधान सभाएं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहां पर बी एंड सी यहां पर सही उत्तर होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी एंड डी दोनों यहाँ पर सही है, क्योंकि ना तो राज्य की विधान परिषद है, लेकिन यहाँ पर डी का स्टेटमेंट सही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल के तो सदस्य हैं ही नहीं, तो ये तो इस तरह से कट गया है। लेकिन डी क्या है, निर्वाचक गण के तो सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य, लेकिन महाभियोग में पार्ट लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर आएगा, क्योंकि सी तो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते ही नहीं है, तो सी यहाँ पर इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति की 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जाए। राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जाए। दूसरी चीज, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। ठीक है, तो 25% सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर वह पारित हो जाता है और दूसरे सदन में भी ये भेज दिया जाता है, दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करता है और जांच के बाद यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव को पास कर दे, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव पास होने वाले दिन से ही अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा होने वाला है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है। ठीक है, 13वां हमारा सवाल है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया हो। ठीक है, भारत के संविधान के किस ठीक है, यहां पर प्रश्न हमारा ऊपर नीचे हो गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया हो 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर यह पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों में, तो महाभियोग का प्रस्ताव पास मान लिया जाता है और उस स्थिति से राष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्टिकल पूछ लिया है, तो आर्टिकल 61 होता है, डी इसका यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 14 हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग का प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जाता है तो 14 दिन की लिखित सूचना उनको दी जानी आवश्यक है, तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2014 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है, और संविधान का उल्लंघन जो शब्द है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कल जब हमने महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यपालिका प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक होता है। पद धारण करने की तिथि से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर मौजूद रहते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो दूसरा भी यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। जब पद रिक्ति की या पदावधि की हमने बात की थी, तो राष्ट्रपति अगर अब स्वेच्छानुसार त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा अपना सौंपते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन का ही चयन करना है और गलत ही कथन ये है। 4th स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, क्या है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो अगले राष्ट्रपति के आने तक जो है राष्ट्रपति जो मौजूद हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 56 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, किंतु 56(1) का या 56 क्लोज 1 सब क्लोज इसको ए बोल सकते हैं, वह समय से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति को स्वेच्छानुसार अगर पद त्याग करना है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 क्लोज 1 सब क्लोज ए में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को हमने पढ़ा था तो उसमें वोट का मूल्य हमने पढ़ा था एमएलए का और एमपी का। ठीक है, तो वहां पर एमपी का जो संसद के एमपी होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, उनके वोट का मूल्य इक्वल होता है। ठीक है, सभी के वोट का मूल्य इक्वल होता है, लेकिन एमएलए के वोट का मूल्य एक राज्य में तो समान होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। अलग राज्य अलग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, संसद सदस्य में चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों के वोट का मूल्य बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य अधिक होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। सही आ जाएगा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, केवल एक यहाँ पर सही है, ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ठीक है, विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, ये हमने पढ़ा ही था, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1/1000। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य डिवाइडेड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गई। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति पात्र है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं वो हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि संसद सदस्य नियुक्त होने की योग्यता अगर वह रखता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में शामिल हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, तो दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ पर सही है। तीसरा है, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं है। चौथी हमने योग्यता पढ़ी थी, अगर किसी भी व्यक्ति के पास लाभ का पद है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो या पंचायती राज सिस्टम के अधीन हो, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं इस प्रश्न के, सी इसका यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, योग्यताएं देख लेते हैं क्या क्या हैं जो पद के लिए शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आयु 35 वर्ष हो, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है यहाँ पर एजुकेटेड, वे पढ़ा लिखा हो। ठीक है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है। तीसरा देखते हैं, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो सी भी यहाँ पर सही है। देश का नागरिक हो, डी भी यहाँ पर सही है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, कि वह पढ़ा लिखा हो, वह भारत का नागरिक हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और दूसरी चीज क्या है, वे उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। आगे बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। क्या ऐसा है। दूसरा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विधायक है या सांसद है और वह राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो जाता है, ठीक है, तो उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का प्रावधान है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो स्वतः उनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, जो विधायक और सांसद के रूप में उनका पद था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ पर है, कौन सा कथन सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, यह भी यहाँ पर ठीक है।
ठीक है। अगला है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा चलन में नहीं है या भंग हुई भी है, तो उसके जो सदस्य होंगे एमएलएज वगैरह वो क्या होंगे, वो मौजूद में नहीं होंगे, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को स्थगित नहीं करा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे पिछली बार, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है मौजूद नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर के विधायक भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया गया। अर्थात निर्वाचक मंडल अगर रिक्त भी होता है, किसी वजह से कुछ कम होता है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब एक ये बात जाननी जरूरी है कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में आ गई हैं। नेक्स्ट है 11वें संवैधानिक संशोधन 1961 के माध्यम से अनुच्छेद 71 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया था। ठीक है, 71(4) इसको शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये कहां से आता है प्रावधान, अनुच्छेद 71(4) से, और इसको कब शामिल किया गया है, 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है चुनाव निम्न में से, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है ना, कौन बॉडी होती है ऐसी देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो भारत के अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो राज्यों की विधानसभाओं जो आम चुनाव कराएगा, संसद लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा। तो डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 324 खंड 1 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये तीनों चीजें किसके हाथ में होंगी, निर्वाचन आयोग के हाथ में होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इसमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निराकरण होगा वो हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा। सी इसका सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 71(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वो यहाँ पर अंतिम होगा। बिल्कुल ठीक है। अगला, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो कितने समय में राष्ट्रपति के पद को भर दिया जाना चाहिए, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, या फिर 1 वर्ष में। तो 6 माह के भीतर अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी वजह से, या त्यागपत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, है ना, या किसी भी कारणवश, तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना आवश्यक है। 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, और ये रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में आएगा वह अपने 5 साल पूरे करेगा, यानी कि 5 वर्ष तक वो पद पर रहेगा। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद चुनाव कराए गए और अगले जो राष्ट्रपति थे वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए।
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति दिए हुए हैं और उनका हमें कालक्रम बताना है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कल हमने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ थे हमारे वीवी गिरी। पांचवें हमारे थे फखरुद्दीन अहमद। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। सही कालक्रम हमें चयन करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो पहले नंबर पे हमारे आ जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पर कृष्णन जी तो है नहीं इस क्रम के अकॉर्डिंग, जाकिर हुसैन 1 2। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे वीवी गिरी। तो यहाँ पर होगा पहले आएंगे 1, उसके बाद आएंगे 2 नंबर पे 3, 1 3 2 एंड 4, 1 3 2 एंड 4। डी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे 50 से 62 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे 67 से 69 तक, वीवी गिरी रहे 69 से 74 तक, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बिहार से थे। ठीक है, तो कहाँ से थे ये? पहले राष्ट्रपति बिहार से बिलोंग करते थे। दूसरी चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की हैं। ठीक है, तीसरा अगला हमारा सवाल है, किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किसने जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, श्री एन संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव जीता था वो एन संजीव रेड्डी ने यहाँ पर जीता था। ठीक है, स्वतंत्र के रूप में, निर्दलीय के रूप में। ठीक है, संजीव रेड्डी जो हुए थे वो निर्विरोध नियुक्त हुए थे। ठीक है, और वीवी गिरी जो थे हमारे वो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, अर्थात इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। स्वतंत्र अर्थात ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी पार्टी के नहीं थे। तो बी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्री वीवी गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की है। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। अभी तक दूसरे चक्र की गणना से गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक है, जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो वराहगिरी वेंकटगिरी हैं ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन इनकी चुनाव की काउंटिंग के समय 2 बार मतगणना हुई और दूसरी बार में इनको विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे कौन बने थे? बीडी जत्ती, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह या सी गोपालाचारी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी 1900 यहाँ पर 69, ठीक है, 1969 में जब मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वर्क किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वराहगिरी वेंकटगिरी ने। तो बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पुनः उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य
करने लगे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन से दो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? ठीक है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे? ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ये दूसरे राष्ट्रपति बने, ये तीसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ही नहीं। दूसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री वीवी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री वीवी गिरी, ये भी यहाँ पर राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? ये मौजूदा उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी भी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो थे ही, ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। नीलम संजीव रेड्डी तथा श्री फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ये दोनों ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि वीवी गिरी भी थे और यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद भी पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी एंड फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में वीवी गिरी लिखा हुआ है, क्योंकि वीवी गिरी तो पहले थे, तो इस आधार पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है? कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं? ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ना, आर वेंकटरमण, कृष्णकांत, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो सी यहाँ पर कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति? ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला भी एक बार राष्ट्रपति के रूप में आए थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। आर वेंकटरमण यहाँ पर ये राष्ट्रपति थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न है कि कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ है? तो कृष्णकांत ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए। ठीक है, डॉक्टर कृष्णकांत ने 1957 से 2002 तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कृष्णकांत भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर कृष्णकांत भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस हिदायतुल्ला भी निर्वाचित हो चुके थे, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ये चीफ जस्टिस थे। आर वेंकटरमण भी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ठीक है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कार्यकारी राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। अब देखिए सिलसिला क्या था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो जो उस दौरान उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति हो गए थे। भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ये कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि वीवी गिरी उस टाइम उपराष्ट्रपति थे। अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वे क्या थे? राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, क्योंकि यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और उपराष्ट्रपति भी अगर मौजूद नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में वहां पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो
लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं, आरओ 2021 का देखिए सवाल है, जो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 67 से 69 के बीच, और दूसरी बार 77 में। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति भी थे। ये उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहे। ठीक है, अगर नीलम संजीव रेड्डी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष रहे 2 बार, राष्ट्रपति रहे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, और ये उपराष्ट्रपति के पद पर कभी नहीं रहे। ठीक है, तीसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, जब 1975 25 जून 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई आंतरिक अशांति के आधार पर, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1975 से 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र और रिक्ति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 माह की वह अवधि है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। डी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वरिष्ठतम राज्यपाल, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो डी इसका यहाँ पर सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक इसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 70 में प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर संसद द्वारा राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तथा उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके उपस्थित न रहने पर भी उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। ऐसी स्थिति एक बार बनी जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे तथा जब वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तब मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आगे हम बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए है, परंतु प्रथम बार राष्ट्रपति उसकी सलाह से बंधा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता है। डी क्या है यहाँ पर? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार विचार करने के लिए लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार उसको मानने के लिए बाध्य है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 74(1) में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(1) के परंतु यह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया में उपबंधित है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से
ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा 37। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अगर क्षमादान प्रदान करता है किसी व्यक्ति को तो किस रूप में कार्य करता है? एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बी इसकी यहाँ पर न्यायिक शक्ति हो जाएगी। क्षमादान शक्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ से आता है? आर्टिकल 72 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72(1) के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष से ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, ठीक है, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अध्यादेश के बारे में हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। आर्टिकल 130 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं या संसद चलन में नहीं होती है, अगर किसी आवश्यक विषय पर जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति एक कानून के रूप में आदेश दे सकते हैं, एक कानून या विधान जारी कर सकते हैं। लेकिन अध्यादेश के संबंध में हमें यहाँ पर पढ़ना है, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन रीअसेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी, केवल सी 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की अवधि में अस्थायी अवधि के अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, अगर संसद के सत्र चालू होने के बाद 6 हफ्तों के भीतर अगर अध्यादेश को अनुमति नहीं मिली तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अध्यादेश की टोटल आयु कितनी होती है अगर हम बात करें, क्योंकि एक सत्र के बीच में कितने का अंतराल होता है? दूसरे सत्र और पहले सत्र के बीच में 6 माह का। ठीक है, अगर सत्र का प्रारंभ होने में 6 माह भी हैं और सत्र का शुरू होने के बाद अध्यादेश को कितना समय मिला हुआ है? 6 सप्ताह। तो टोटल कितना हो गया? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। इस तरह से लगभग 42 डेज ये हो गए, तो लगभग 7 माह, ठीक है, 7 माह 12 दिन यहाँ पर अध्यादेश को मिलते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लगभग 7.5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार बी राष्ट्रपति को है। कल हमने न्यायिक अधिकारों में पढ़ा ही था। आर्टिकल कौन से के अनुसार मिलती है? आर्टिकल 143 के अनुसार। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो उस प्रश्न को विचार करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ पर सलाह ले सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें अनुमति 6 मास के भीतर दे सकता है, अनुमति प्रदान या विधेयक को अस्वीकार यथासंभव शीघ्र कर सकता है, अनुमति दे सकता है या अनुमति अस्वीकार कर सकता है, यथासंभव शीघ्र कर सकता है ना, या तो दे देंगे या अस्वीकार कर देंगे। तीसरा हमारा है, विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद भी अनुमति रोक सकता है।
ठीक है, तो क्या है यहाँ पर सी, इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र ही इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि सदन में विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। तो सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के प्रति 3 विकल्प रहते हैं, या तो स्वीकृति दें, या स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक लें, तीसरा होता है पुनर्विचार हेतु सदन को वापस लौटा दें। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः लौटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 41वां हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो या तो खुद करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, जैसे राज्यपाल के रूप में, या फिर प्रशासकों के रूप में, या उपराज्यपाल के रूप में, और अन्य अधिकारियों के रूप में भी राष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ठीक है, राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का आशय है कि वे संयुक्त बैठक बुलाए, है ना, तो राष्ट्रपति का आशय से ही 108 के अधीन संयुक्त बैठक आयोजित होती है। 108 ए इसका सही उत्तर हो गया है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना देंगे। तो संयुक्त बैठक की जो प्रावधान होते हैं वो राष्ट्रपति अपने आशय की सूचना देते हैं, उसके तहत संयुक्त बैठक आयोजित होती है। आगे बढ़ते हैं। 43वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, या फिर विधायी शक्ति। ठीक है, तो सैन्य शक्ति यहाँ पर केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। तो 43 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, विज्ञान के आधार पर, कला के आधार पर, है ना। राष्ट्रपति के पास सांविधिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने और पद से हटाने की परम शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति विभिन्न संवैधानिक निकायों और सांविधिक निकायों के अध्यक्षों की तो नियुक्ति करते हैं और सदस्यों की, लेकिन उनको पद मुक्ति का अधिकार नहीं है, पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, उत्तर आएगा केवल 1। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, इन 4 क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के पास सांविधिक निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करने और पद से हटाने की परम शक्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? मंत्रिपरिषद में विद्यमान होती है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका है और नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कौन है? हमारे राष्ट्रपति मौजूद है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। किसकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ठीक है, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। ये कैसी शक्ति थी राष्ट्रपति की? कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्तियों में हम पढ़ चुके हैं, कार्यकारी शक्ति में। ठीक है, जब किसी को अपॉइंट करने से रिलेटेड कोई बात आती है राष्ट्रपति के बारे में तो वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हो, हमें याद रखना है वो कार्यकारी शक्ति होती है। ठीक है, तीसरा है महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए क्या होता है?
चुनाव होता है संसद के सदस्यों के बीच ही, तब लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा अनुच्छेद है? सी। हमने पढ़ा था 52 में राष्ट्रपति का पद है और 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो आर्टिकल 53 इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। ठीक है, लोकसभा अगर भंग होती है तो आकस्मिक निधि से अगर धनराशि निकाली जाएगी तो कौन निकालने के लिए प्राधिकारी रखता है? पहला ऑप्शन है बाय इश्यूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट बीइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश इश्यू करके। दूसरी, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ना, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लोकसभा के पुनर्गठन के बाद ही। ठीक है, आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किसी अध्यादेश की जरूरत नहीं है। बी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही धन निकाला जा सकता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाएगी। आर्टिकल 267 एक के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की आकस्मिकता निधि स्थापना कर सकेगी जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहेगा। लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्यधीन रखी जाएगी। ठीक है, तो आकस्मिक निधि किसके व्यधीन होती है? राष्ट्रपति के व्यधीन होती है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ठीक है, जब भी विधेयकों पर अनुमति की बात आती है तो अनुच्छेद 111 में ये बात होती है। डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 48 का डी। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी यहां से ही आती है, अनुच्छेद 111 से। नेक्स्ट है, ठीक है, अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा भारत का कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। ठीक है, और विधेयकों की सहमति के संबंध में 3 प्रावधान है। वे विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अर्थात स्वीकृति ना दे। तीसरा है, धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहाँ पर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही सदन में पेश होता है, लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे क्षेत्र हैं, तो राष्ट्रपति का यह प्राधिकार है कि वे ऐसा कर सकेगा। डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 50वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्चतम न्यायालय की या महान्यायवादी? तो राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 103(1) के तहत यदि प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, अनुच्छेद 103(2) के तहत ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 103 में लिखी हुई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान है, आर्टिकल 352, 356 और 360 में। इन सबको डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, अनुच्छेद 356 से राज्यों में राष्ट्रपति शासन
और वित्तीय आपातकाल की बात होती है अनुच्छेद 360 से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे सांविधिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार या जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के वीटो के बारे में हमने पढ़ा था। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो के प्रावधान हैं। पहला था एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा था सस्पेंसिव वीटो एंड तीसरा था पॉकेट वीटो। तो यह लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग कब किया था। किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वीवी गिरी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में किया था। ठीक है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं, वो मैंने आपको बता ही दी है। आगे बढ़ते हैं, 53वां हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति से संबंधित अगर राष्ट्रपति की बात होती है तो कौन नियुक्ति का अधिकार, कैसा अधिकार है राष्ट्रपति का? कार्यकारी अधिकार। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना, किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी यूटी की संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है, हालांकि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते थे वो कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर करते थे। तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये उक्ति इनमें से किस पर लागू होती है? ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति देश का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? सरकार की, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो ये कथन उसी बारे में लिखा हुआ है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र के नेतृत्व की शक्ति भारत की संसदीय प्रणाली में किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन राष्ट्रपति पर लागू होता है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का शासन प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये विशेषाधिकार पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक साल के प्रारंभ में, प्रत्येक चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होता है उसका जो पहला सम्मेलन होता है उसकी संयुक्त बैठक करके अभिभाषण देते हैं और साल के पहले सत्र में अभिभाषण देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। दूसरा भी सही है, सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2 बोथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट कैन बी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि क्या हो सकती है? तो मैंने आपको अभी बताया था 7.5 माह, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो किस तरह? 6 माह किसी भी सत्र को, अगले सत्र को शुरू होने का समय प्लस 6 सप्ताह सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश की आयु कितनी होती है? 6 सप्ताह की होती है। 6 सप्ताह के भीतर उसको अनुमति मिल जानी चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह लगभग कितना हो जाता है? 7.5 माह। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 7.5 माह
हो सकती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल में, अर्थात जब संसद के सदन के सत्र नहीं चल रहे हैं तो उसको विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक रहता है। माना कि संसद का अंतिम अधिवेशन समाप्त होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, तब इस अध्यादेश को संसद के अगले अधिवेशन के 6 सप्ताह के अंदर पारित होना आवश्यक होता है। 6 माह से अधिक अधिवेशन में अंतर नहीं हो सकता, अतः 6 माह और 42 दिन को मिलने पर लगभग 7.5 माह हो जाता है। तो इस तरह से ये इस प्रश्न की व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्नों की यहाँ पर समाप्ति हो गई है। धन्यवाद के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारे प्रश्न आपने पढ़े हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। राष्ट्रपति से संबंधित हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। टॉपिक को भी हमने कल की क्लास में थ्योरी में आपने कवर कर लिया था। उम्मीद है यहाँ से बाहर राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं।